नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे सेशन में। तो आज अपने जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं लोकसभा में एक वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है उसके बारे में। तो उसके नोटिफिकेशन को अपने डीपली स्टडी करेंगे कि क्या वैकेंसी है, प्रोसीजर क्या रहेगा सिलेक्शन का, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो पे स्केल है वो क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। तो दोस्तों, इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर, यानी पार्लियामेंट में ये जो पोस्ट है वो है पार्लियामेंट्री इंटरप्रेटर। कहने का मतलब कि ये जो पोस्ट है उसको अपने ट्रांसलेटर या फिर अनुवादक की पोस्ट बोल सकते हैं, जिसका काम रहता है मेनली अलग अलग लैंग्वेज में जो स्पीचेस हैं उसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का। मान लो हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में करने का, इंग्लिश का है तो उसको हिंदी में करने का, इंग्लिश है उसको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का, या जो रीजनल लैंग्वेज है उसको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम रहता है। ठीक है, तो एक अच्छी पोस्ट है। लेवल 10 की ये पोस्ट रहने वाली है, यानी आपकी इनिशियल जो लेवल पर जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 56,100 रुपीज। अगर आप इसी पोस्ट में रहते हो और अगर कोई प्रमोशन नहीं लेते हो तो टिल रिटायरमेंट तक आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 1,77,500 रुपये। ये बेसिक पे है, इसके ऊपर DA HRA अलग से है। मान लो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच आपकी सैलरी रहने वाली है। तो आपकी जो इनिशियल लेवल पर जो 56,100 रुपये पर आपकी जो सैलरी रहेगी, इस पे DA और HRA सब कुछ मिला के आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी वो लगभग होगी 1 लाख रुपए। और आपकी डिडक्शन के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 85,000 से लेके 90,000 के बीच रहने वाली है। इसमें जो टोटल जो वैकेंसीज डिक्लेयर हुई है वो हुई है दोस्तों 13 वैकेंसीज हैं। SC की 2 है, ST की कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है, OBC की 4 वैकेंसीज है, UR जनरल की है यहाँ पे 6 वैकेंसी और EWS की है 1 वैकेंसी। तो ये जो टोटल 13 वैकेंसीज है उसको डिवाइड किया गया है। जो 8 वैकेंसीज है वो तो है हिंदी और इंग्लिश स्ट्रीम के जो इंटरप्रेटर रहेंगे, ठीक है, उनके लिए। और जो 5 वैकेंसीज है वो है रीजनल लैंग्वेज स्ट्रीम के। ये रीजनल लैंग्वेज में कौन कौन से हैं? एक तो डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली एंड सिंधी ये लैंग्वेज रहने वाली है। तो आपको याद रखना है कि आपको किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना है, हिंदी एंड इंग्लिश स्ट्रीम के इंटरप्रेटर में करना है या रीजनल लैंग्वेज में करना है। उसके बाद देखिए चलते हैं अपने क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इंग्लिश और हिंदी इंटरप्रेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले लास्ट लाइन देखिए, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी आपकी जो मास्टर डिग्री है वो किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए। बट उसके लिए क्या है, साथ में जो आपके जो इंग्लिश एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है, एट ए डिग्री लेवल, यानी आपकी ग्रेजुएशन में इन दिस इंग्लिश और हिंदी जो सब्जेक्ट है वो या तो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या इलेक्टिव यानी वैकल्पिक रूप में पढ़ा होना चाहिए। ये कंपलसरी है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कौन से हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी इंग्लिश में है और जो हिंदी है वो कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर मास्टर डिग्री आपकी हिंदी में है और इंग्लिश सब्जेक्ट आपने एज ए कंपलसरी या वैकल्पिक विषय के रूप में डिग्री लेवल में पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया हिंदी और इंग्लिश इंटरप्रेटर के लिए। डिजायरेबल क्या रहेगा दोस्तों, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये एक डिजायरेबल है कि अगर आपके पास ये कुछ क्वालिफिकेशन होती है तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन इन इंटरप्रेटर वर्क, अगर आपके पास ट्रांसलेटर का एक्सपीरियंस है तो भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। या फिर आपके पास सर्टिफिकेट कंप्यूटर कोर्स है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE का। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी NIE LIT का। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट है तो भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और इसके साथ क्या है, और कोर्स इक्विवेलेंट टू O लेवल, अगर आपके पास O लेवल का है तो भी आपको क्या है, प्रायोरिटी दी जाएगी पहले, ठीक है। तो ये क्या है, डिजायरेबल क्या है, ये उनको ये है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास ऐसी कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ डिप्लोमा है तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है।
उसका मान लो आप ये बोल सकते हो कि इंटरव्यू में उनको थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी के पास ये जितने भी सर्टिफिकेट या फिर जितने भी ये डिप्लोमा है ये नहीं है, और अगर उन्होंने उन्होंने सिर्फ मास्टर डिग्री कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में या हिंदी या इंग्लिश में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये जो सर्टिफिकेट है वो कोई मैंडेटरी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जो अपर एज लिमिट रहने वाली है वो है 35 ईयर। ठीक है, ये आपने को याद रखना है। इसके अलावा देखिए, जो रीजनल लैंग्वेज इंटरप्रेटर है उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इनके लिए भी सेम है कि या तो उनके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश में है या फिर और एनी अदर डिसिप्लिन या और कोई डिसिप्लिन में है। तो उसके लिए क्या है कि इंग्लिश उनके लिए एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। डिग्री लेवल में उन्होंने इंग्लिश को वैकल्पिक या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए, विद रीजनल लैंग्वेज, और जो भी जिस भी रीजनल लैंग्वेज में वो कर रहे हैं, चाहे कोंकणी है, संथाली है, सिंधी है, तो वो भी साथ में होनी चाहिए। एज रिकॉग्नाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। यानी अगर आप रीजनल लैंग्वेज में अप्लाई करते हो तो आपको क्या है, जैसा इसमें ऊपर दिया गया था, आपको डिग्री लेवल में वो चीजें पढ़ी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली एंड सिंधी, तो ये जो रीजनल सब्जेक्ट है वो आपको डिग्री लेवल में स्टडी किए होने चाहिए। और साथ में आपको जो इंग्लिश है वो भी कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए। तो वो कैंडिडेट रीजनल लैंग्वेज इंटरप्रेटर की पोस्ट पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल वो सेम ही है, आपको AICT का और NIELIT का अगर डिप्लोमा है, और अगर आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा है तो आपको डिजायरेबल में ये रहेगा, यानी आपको प्रायोरिटी है वो क्या ज्यादा रहेगी, इंटरव्यू में आपको मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। बट अगर किसी के पास ये डिप्लोमा नहीं है तो वो भी कैंडिडेट, अगर उन्होंने सिर्फ जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री है वही कर रखी है, ठीक है, और वो ऊपर वाले जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी जो अपर एज लिमिट है वो रहेगी 35 ईयर। इसके अलावा देखिए, आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर पे आ जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो इसमें देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो एक तो है ओरेशन टेस्ट है, फिर रिटन टेस्ट है, फिर वो सिमुल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट है, इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब कि आपका जो नंबर ऑफ स्टेज है वो क्या रहेगी, 3 स्टेज में ये अलग अलग एग्जाम होंगे, और उन तीनों एग्जाम के जो कंबाइंड मार्क्स हैं उसके आधार पर ही क्या होगा, जो फाइनल कट ऑफ है वो जारी की जाएगी। तो सबसे पहले होगा आपका ओरेशन टेस्ट। तो ओरेशन टेस्ट में देखिए क्या है, कैंडिडेट विल सब्जेक्ट टू ए ओरेशन टेस्ट विच विल बी द 200 मार्क्स। तो ये रहने वाला है 200 मार्क्स का, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, ड्यूरिंग द ओरेशन टेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज इंटरप्रेटर विल बी रिक्वायर्ड टू स्पीक एक्सटेम्पर फॉर 3 मिनट, यानी आपको 3 मिनट तक क्या है बोलना है इन इंग्लिश में, या फिर 3 मिनट इन रीजनल लैंग्वेज, यानी आपको 3 मिनट तक एक स्पीच देनी है। ठीक है, वो किस में रहेगी, या एक तो रहेगी इंग्लिश में और एक रहेगी रीजनल लैंग्वेज में, जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आपने डिग्री लेवल में पढ़ रखा है या जिस भी रीजनल लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई करते हो। ठीक है, कंसर्न और एनी ऑफ द 7 टॉपिक्स इन इंग्लिश एंड 7 टॉपिक्स इन लैंग्वेज कंसर्न गिवन टू हर और हिम, यानी जिस भी रीजनल लैंग्वेज में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, उस लैंग्वेज में जो 7 टॉपिक आपको दिए जाएंगे उसमें आपको 3 मिनट तक स्पीच देनी है, और एक 7 टॉपिक आपको इंग्लिश के दिए जाएंगे उसमें से एक टॉपिक चूज करना है और आपको 3 मिनट तक क्या करना है, एक स्पीच देनी है। ठीक है, और जो इंग्लिश और हिंदी के जो इंटरप्रेटर है उसके लिए देखिए, उनके लिए भी क्या है, 7 टॉपिक हिंदी में दिए जाएंगे। ठीक है, और उनको भी क्या है 3 मिनट तक क्या एक स्पीच देनी है। ठीक है, तो उनको भी 7 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से 3 मिनट तक आपको इंग्लिश के जो 7 टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक पे बोलना है, और 3 मिनट तक हिंदी के जो 7 टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक चूज करके 3 मिनट तक आपको एक स्पीच देनी है, आपको बोलना है। ठीक है, जो इसमें मेनली जो देखा जाएगा ओरेशन टेस्ट में, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो फ्लुएंसी देखी जाएगी, लैंग्वेज कंटेंट देखा जाएगा, स्टाइल क्या है बोलने का, प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है, और एसेंट एंड मटेरियल कंटेंट में आपका कैसा है, और जो कैंडिडेट है उसकी वॉइस कैसी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें चेक करने के लिए 3-3 मिनट का, ठीक है, आपको एक टास्क दिया जाएगा जिसमें आपको एक स्पीच देनी है। ठीक है,
तो आगे देखिए, उसके बाद में जो फेज सेकंड है, जो भी कैंडिडेट ओरेशन टेस्ट में पास होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द ओरेशन टेस्ट एट द रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड विल बी अलाउड टू अपीयर इन रिटन टेस्ट। ठीक है, तो जो भी ओरेशन टेस्ट पास करेंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फॉर रीजनल लैंग्वेज जो कैंडिडेट है उनको क्या होगा, 50 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ईच ऑन जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर और जनरल जो रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में होंगे, टोटल 150 मार्क्स का होगा, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के यहाँ पे होंगे। और उसमें होगा क्या, एक तो जनरल नॉलेज होगा, जीके और करंट अफेयर। ठीक है, ये इसके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। फिर आपके जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे, और फिर जनरल जो रीजनल लैंग्वेज जिसमें आपने अप्लाई किया है, जो ऊपर दी गई है उसमें से एक में अप्लाई किया तो उसके 50 क्वेश्चन रहने वाला है, या टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे, एक नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद में ये टेस्ट देने के बाद में क्या होगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम कंसर्न लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो आपको जो भी रीजनल लैंग्वेज है उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको, वो 100 मार्क्स का रहेगा। और जो नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो रहेगा फ्रॉम इंग्लिश टू कंसर्न लैंग्वेज 100 मार्क्स। और एक आपको क्या करना है, इंग्लिश से जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करना है, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। यानी जो रिटन टेस्ट है ये टोटल अपना रहेगा 200 मार्क्स का ये ट्रांसलेशन का टास्क है, और 150 मार्क्स का रिटन टेस्ट है। ठीक है, तो लगभग टोटल 350 मार्क्स का रिटन टेस्ट रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। इसके आगे चलते हैं, और जो इंग्लिश और हिंदी के इंटरप्रेटर हैं उनके लिए भी सेम है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ईच सब्जेक्ट में जो पहला रहेगा 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज यानी जीके और करंट अफेयर रहने वाला है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। फिर जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, और फिर जनरल हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, यानी टोटल 150 मार्क्स। ठीक है, और 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, और टोटल 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 75 मिनट टाइम ड्यूरेशन होगी इसमें। उसके बाद में ये कंप्लीट करने के बाद में आपको एक ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश से हिंदी में। ठीक है, ये 100 मार्क्स का रहेगा, और फिर हिंदी से इंग्लिश में करना है, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और इसका जो टाइम लेग है वो है 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी टोटल आपको 2 घंटे 75 मिनट का टाइम रिटन टेस्ट में दिया जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद में देखिए, कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ पेपर ऑफ रिटन टेस्ट एंड द कंपोनेंट्स देयरफॉर इन द requisite standard paper second of only those candidate will evaluated who secure the minimum qualifying marks in each component of paper first। ठीक है, यानी कहने मतलब जो पेपर फर्स्ट जो है रिटन टेस्ट में, और जो पेपर सेकंड है, इन दोनों में जिन्होंने मिनिमम मार्क्स अपने पूरे कर लिए हैं उनको क्या होगा, स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, सिमुल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, सिमुल्टेनियस इंटरप्रिटेशन जो टेस्ट है उसके लिए वो देने से पहले आपको 1 या 2 दिन की 1 और 2 डे ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद में आपको इस टेस्ट में बैठना है। ठीक है, तो यानी जो लोकसभा सेक्रेटरी है वो आपको 1 या 2 दिन की पहले ट्रेनिंग भी देगा कि आपको सिमुल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, जो स्टेज 3 रहेगा वो रहेगा सिमुल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट। इसमें क्या रहेगा, जो रीजनल लैंग्वेज में जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उनको क्या करना है, अपनी जो भी रीजनल लैंग्वेज है कंसर्न लैंग्वेज से इंग्लिश में 5 मिनट तक उनको क्या करना है, कोई टॉपिक जो भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर व्याख्या करनी है। ठीक है, यानी आप उनको इंग्लिश उनको उनकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा, उनको 5 मिनट तक क्या है, सिमुल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट, यानी उनको एक एक्सप्लेन करना है उस टॉपिक को। तो इसमें जो ड्यूरेशन है वो है 5 मिनट। उसके बाद में जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश से जो उनकी कंसर्न जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये भी कितने 5 मिनट तक, और ये भी 100 मार्क्स का है, यानी 200 मार्क्स का जो है आपका स्टेज 3 रहने वाला है। सिमुल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट है, उसमें क्या करना, जो टॉपिक दिया जाएगा उसको आपको
आपको एक्सप्लेन करना है, संपूर्ण व्याख्या करनी है उसकी, ठीक है। तो ये भी आपको एक वर्बली ही रहेगा जो टेस्ट है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जो इंग्लिश और हिंदी इंटरप्रेटर है उनको क्या है, इंग्लिश से हिंदी में जो टॉपिक दिया जाएगा 5 मिनट तक उनको उस टॉपिक की व्याख्या करनी, एक्सप्लेन करना है, ये 100 मार्क्स का है। और उसके बाद में हिंदी से इंग्लिश है उसको भी 5 मिनट तक उनको व्याख्या करनी है, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो जो स्टेज 3 है वो 200 मार्क्स का रहेगा, ये यहाँ से अपने को याद रखना है। तो इसमें ही भी देखिए क्या है, जो 5 स्पेसिफिक पैरामीटर है वो देखे जाएंगे। ये है कि टॉपिक का कवरेज आपका कैसा है, एक्यूरेसी आपकी कैसी है, स्टाइल क्या है, ठीक है, डिक्शन क्या है, कंटिन्यूसी क्या है, ठीक है, और उनकी जो भी कैंडिडेट है उसकी वॉइस और प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट कैसी है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, यानी ये भी एक आप बोल सकते हो कि स्पीच ही देनी है आपको, ठीक है। जो जहाँ पे आपको ओरेशन टेस्ट में 3 मिनट था, यहाँ पे क्या है आपको 5 मिनट है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट है सिमुल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो पर्सनल इंटरव्यू है वो रहने वाला है दोस्तों 50 मार्क्स का, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो 50 मार्क्स का ये रहेगा। और उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू के बाद में क्या है, जो भी कैंडिडेट जिन्होंने जो पर्सनल इंटरव्यू दिया है उनके जो 3 स्टेज है, तीनों स्टेज के जो नंबर है वो काउंट किए जाएंगे और उसके आधार पर ही आपकी क्या होगी, जो फाइनल कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी, ठीक है। तो हर एक स्टेज में क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं लोकसभा की तरफ से, तो ये अपने को याद रखना है। तो कहने का मतलब जो अपना जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट आप जिसको मान सकते हो, इसमें जो नंबर 1 जो ओरेशन टेस्ट है ये रहेगा 200 मार्क्स का। उसके बाद रिटन टेस्ट है उसमें 150 मार्क्स का आपका जो जीके है, इंग्लिश है वो हिंदी के रह गई। और उसके बाद में 200 मार्क्स का आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी जो आपको ट्रांसलेट करने वाला है वो रहेगा। उसके बाद में 200 मार्क्स का मैंने आपको जो सिमुल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट बताया वो रहेगा, जिसमें आपको 5 मिनट तक स्पीच करनी है। और उसके बाद में जो 50 मार्क्स का है ये पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। एंड जो टोटल मार्क्स है वो देखिए 200, 400, 600 और 200, 800, यानी टोटल 800 नंबर का पूरी जो 3 स्टेज है अलग अलग, टोटल 800 नंबर की है, यानी मैक्सिमम मार्क्स 800 नंबर रहेंगे। और इसमें से जो कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी। हर एक पेपर का क्या मिनिमम जो मार्क्स हैं वो प्री डिसाइडेड है, ये अपने को याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो एग्जामिनेशन है वो काम होगा, जो हिंदी और इंग्लिश के स्ट्रीम के जो कैंडिडेट है उनका तो दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है जैसे कि डोगरी है, ये कहाँ होगा, ये डोगरी वाले कैंडिडेट का जम्मू में, ठीक है। जो कश्मीरी है उनका श्रीनगर में होगा, ठीक है। तो ये रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। कोंकणी का पणजी गोवा में, ठीक है, संथाली का रांची में एग्जामिनेशन सेंटर होगा, सिंधी का अहमदाबाद या गांधीनगर में, ठीक है, या मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग है। तो हिंदी और इंग्लिश वाले स्ट्रीम वाले जो कैंडिडेट है उनका दिल्ली में ही जो एग्जाम है वो रखा गया, ठीक है। आगे देखिए, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। तो जो आपका जो भी एलिजिबिलिटी है आपकी एज और क्वालिफिकेशन लेकर उसकी कट ऑफ डेट है 3 अप्रैल 2023, ठीक है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। द अपर एज लिमिट स्पेसिफाई इन द जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यानी जो ऊपर दिया गया था कि जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर है, और ये किसके लिए है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके अलावा अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, तो ये जो कैंडिडेट है उनको अलग अलग जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। वो आप नोटिफिकेशन थोड़ा देख लेना अच्छे तरीके से, ये अलग अलग दिया गया है, ठीक है। एक सर्विसमैन को भी है, लोकसभा में कोई एम्प्लॉई है सेक्रेटरीट में तो उनके लिए, पीएचडी के लिए अलग अलग है, ठीक है। जो सॉरी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए भी अलग अलग जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। तो ये आप थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना नोटिफिकेशन में। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है कि उनकी 8 लाख तक इनकम है। तो ये तो इसमें क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कोई कौन कौन से कैंडिडेट आ सकते हैं। और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी आप थोड़ा देख लेना कि कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है। तो ये एससी, एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये जो डिक्लेरेशन है उसको डिफाइन किया गया है। इसके अलावा जो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है,
इसमें भी जो कट ऑफ डेट है, द कैंडिडेट who are able to prove the documentary evidence the result of the qualifying examination was declared on or before 3/4/2023। यानी अगर कोई कैंडिडेट लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में, तो उनका भी जो रिजल्ट है वो 3 अप्रैल 2023 तक डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ दिया गया है इसमें। तो यानी जो कट ऑफ डेट रखी है आपकी एलिजिबिलिटी की, चाहे वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपकी एज है, तो उसकी जो कट ऑफ डेट है वो 3 अप्रैल 2023 है। 3 तारीख तक या उससे पहले आपको जो भी एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल करनी है। और उसके बाद में अगर कोई करता है तो वो उसको फिर डीवी में दिक्कत आएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कट ऑफ डेट यहाँ पे नोटिफिकेशन साफ साफ 3 अप्रैल दे रखी है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ये जरूरी है अपने कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो कट ऑफ परसेंटेज है वो देखिए, द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द रिटन टेस्ट। तो जो अपना जो स्टेज सेकंड था जिसमें रिटन टेस्ट था, जैसे अपने जीए, करंट अफेयर और इंग्लिश और हिंदी के थे, तो उनके लिए क्या है 50% है, ये है कट ऑफ, यानी मिनिमम क्या है। अनरिजर्व्ड के लिए 45% है, वो आपको मिनिमम ईडब्ल्यूएस के लिए है। और जो ओबीसी के लिए है वो मिनिमम क्या है 40% है। तो ये अपने को याद रखना है। ये रिटन टेस्ट है जो स्टेज सेकंड था, जिससे मैंने आपको जनरल अवेयरनेस और आपको करंट अफेयर, हिंदी और इंग्लिश या जो रीजनल लैंग्वेज के जो सेक्शन था उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें मिनिमम जो है 50% फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, 45% फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 40% फॉर ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी एंड एससी एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे लिखा है नो एसटी वैकेंसी हैज बीन मेंशन। तो आपको मैंने ऊपर दिखाया था कि एसटी की कोई वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है। ठीक है, और इसमें जो रिटर्न टेस्ट रहने वाला है, इसमें देखिए ये आपको थोड़ा आप डीपली ये देख लेना। इसमें ये कहा गया कि ये जो मिनिमम जो मार्क्स है वो हर एक सेक्शन का है। जैसे मान लो 50% है, तो आपको जीए और करंट अफेयर में भी आपको 50% मिनिमम लाने होंगे, 50 नंबर 25 नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो और वैसे ही 45% ईडब्ल्यूएस के लिए और 40% ओबीसी और एससी एसटी के लिए है। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपका अगला जो सेक्शन था, जैसे आपका जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन थे 50 नंबर, तो उसमें भी आपको ये मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं। और उसके बाद में आपका जो रीजनल लैंग्वेज या हिंदी का जो नेक्स्ट सेक्शन था 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, तो उसमें भी मिनिमम आपको 50%, 45% और 40% आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिनिमम ये दिया गया है। तो ये नीचे उसको मेंशन किया गया, इसको थोड़ा आप ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, उसके अलावा देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज इसने डिक्लेयर कर रखी है, 13 वैकेंसीज है। बाकी टाइम टू टाइम अगर इनको चेंज लगता है, कम या ज्यादा करें तो ये कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं दोस्तों आपको ये जो हाउ टू अप्लाई, आपको आप कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो, तो ये लोकसभा की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या डालना है, आपको www.loksabha.nic.in रिक्रूटमेंट पे जाके, वहां पे आपको राइट साइड में एक कॉलम रखेगा अप्लाई ऑनलाइन का, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। तो ये इस लिंक को आप विजिट कर सकते हो। और मैंने लास्ट तारीख मैंने बता दिया कि 3 अप्रैल 2023 रहने वाली है। तो ये आप याद रखना, 3 तारीख से पहले जो भी कैंडिडेट फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो वो वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको नीचे लिंक में मेंशन कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां जाके आप इसको आप स्टडी कर सकते हो, जिस भी कैंडिडेट को स्टडी करना है। ठीक है, तो द एलिजिबल कैंडिडेट कैन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 3 अप्रैल 2023। ठीक है, तो ये 5 बजे तक रहेगा, ये याद रखना। मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं कि ठीक है 12 बजे तक अपने जो एप्लीकेशन है वो लगा देंगे, बट याद रखना 3 अप्रैल 2023 को 5 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद में ये विंडो क्लोज हो जाएगी, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अलावा ये जनरल गाइडेंस है, कैसे आप अप्लाई करोगे, सिग्नेचर वगैरह क्या है, थंब इंप्रेशन है। ठीक है, तो ये अपने थोड़ा आप उसमें देख लेना। ठीक है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ओबीसी कैटेगरी के लिए कुछ फॉर्मेट दिया गया है कि आपको कैसा होना चाहिए, डिक्लेरेशन है। इसके अलावा ये ओबीसी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है, उसका फॉर्मेट दिया गया है, ये भी आपको देख लेना।
और ये अपने जो EWS कैटेगरी है उसका जो फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का वो कैसा रहेगा ये यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छी वैकेंसी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज मत देखो, बट अगर आप एलिजिबल हो, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री आपने कर रखी है तो, और इंग्लिश और हिंदी मेनली अपने जनरल जितने भी कैंडिडेट होते हैं अपने इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, डिग्री लेवल में। तो जितने भी कैंडिडेट मेरे हिसाब से मैक्सिमम कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो आप अप्लाई कीजिए। एक अच्छी वैकेंसीज है, लेवल 10 की वैकेंसीज है, 1 लाख अप्रोक्स आपकी सैलरी रहेगी लगते ही, और आपको लोकसभा में कार्य करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो एक रेपुटेड जॉब है ये, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। बाकी मैं नोटिफिकेशन सॉरी इसकी जो नोटिफिकेशन है ये टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ, नीचे लिंक दे देता हूँ, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप एक अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। जो भी आपके डाउट हो वो मेरे को आप बता सकते हो, आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप मेंशन कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा वहां से, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो। दोस्तों ठीक है, आप अप्लाई कीजिए और इसकी एक अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए और एक अच्छी पोस्ट पे आप जाइए लोकसभा में कार्य करने के लिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट